आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के नीट एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा टॉपिक रहेगा नीट का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें सब कुछ आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इनमें से कौन नहीं है। तो हमें पता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, राइबोज शुगर भी होती है और नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं। जो 4 बेसिस होते हैं हमारे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, तो ये एटीजीसी हमारे 4 बेसिस हो जाते हैं। तो इनमें जो ऑप्शन डी है, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है, क्योंकि हमारी शुगर जो होती है वो डीएनए और आरएनए के अंदर, जैसे डीएनए में डीऑक्सीराइबोज हो जाएगी, आरएनए में दूसरी शुगर हो जाएगी। तो मतलब शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो जो कि सिर्फ आरएनए में ही मिलता है। हमें पता है कि डीएनए की अगर हम बात करें तो उसमें एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, यूरासिल सॉरी ग्वानिन होता है एंड साइटोसिन होता है। बट जो आरएनए होता है उसमें जो है एडेनिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यूरासिल। नेक्स्ट है कि जो डीएनए है मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या होगी। हाँ, हम बोलते हैं ना कि हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तो उसकी शेप जो होगी वो हेलिकल होगी, हेलिक्स की तरह पे होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है, कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है वो एडेनिन के साथ पेयर करता है। तो एडेनिन के साथ जो पेयर करेगा वो थाइमिन करता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो वहाँ पे एडेनिन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरासिल। और साइटोसिन के साथ कौन पेयर कर रहा होता है, थाइमिन। तो यहाँ आंसर आ जाएगा कि एडेनिन के साथ कौन पेयर करेगा, थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास एक स्ट्रैंड तो बिल्कुल न्यू होता है और एक स्ट्रैंड जो होता है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, क्योंकि पेरेंटल स्ट्रैंड से ही तो हमारा नया डीएनए बन रहा होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जब हमारे पास एक नया स्ट्रैंड हो और एक पेरेंटल स्ट्रैंड हो। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, जिसमें कि क्या होगा, जो हमारे पास नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड जो होगा वो ओरिजिनल से होगा। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जेनेटिक कोड जो है कितने लेटर से मिलकर बना होता है। इसमें 3 लेटर्स होते हैं। कोई भी 3 हमारे पास बेसिस होंगे उसका कॉम्बिनेशन होगा, जैसे AUG होता है। AUG क्या हो गए, 3 बेसिस हो गए। तो ये हमारा मिथ्योनिन को कोड कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है जेनेटिक कोड 3 लेटर का जो कॉम्बिनेशन था उसको मिला करके हमारा जेनेटिक कोड बनता है। अब आता है कि पॉइंट म्यूटेशंस का एग्जांपल बताना है। पहले तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होती हैं। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी सिंगल बेसिस को हम ऐड करते हैं या सिंगल बेस अगर डिलीट हो जाता है या फिर उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज होना डीएनए में। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ये सारी चीज़ जो तीनों ऑप्शंस हैं, यानी अगर एक बेस डिलीट हो जाता है या एक बेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है या फिर रिप्लेसमेंट हो जाता है उसका, तो ये सारा क्या आते हैं, पॉइंट म्यूटेशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं होगा। हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंजाइम चाहिए होता है, आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर भी हमें चाहिए होता है क्योंकि इनिशिएट करनी होती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस। तो टर्मिनेटर भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि अगर हमें स्टॉप करनी है ट्रांसक्रिप्शन तो फिर हमें टर्मिनेटर भी चाहिए होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे नहीं चाहिए होगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो रिक्वायर्ड होता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। तो इसका आंसर आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या टाइप ऑफ आरएनए नहीं है। देखिए, जो आरएनए के टाइप्स होते हैं वैसे तो वो बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन 3 जो मेजर टाइप्स होते हैं वो होते हैं एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है डीएनए, तो डीएनए हमारा क्या होगा, टाइप ऑफ आरएनए में नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि जो फंक्शन है होता है टीआरएनए का वो क्या होता है। तो टीआरएनए का फंक्शन होता है कि जब ट्रांसलेशन हो रही होती है, यानी आरएनए से प्रोटीन बनता है,
तो उस टाइम पे ये क्या करता है, ये अमाइनो एसिड्स को लेकर के जाता है राइबोसोम तक, ताकि जब नए-नए अमाइनो एसिड ऐड होंगे तो पूरा प्रोटीन बनेगा, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड की ही तो सिंथेसिस से मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से। तो इसलिए क्या होगा कि जो टीआरएनए का काम होता है वो ये होता है कि वो अमाइनो एसिड को कैरी करता है राइबोसोम तक, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हर्शे एंड चेज़ एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया था और फिर कंफर्म हुआ था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है? तो यहाँ पे पहले ही बता दिया कि हर्शे एंड चेज़ एक्सपेरिमेंट जो था उससे कंफर्म हो गया था कि डीएनए जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि किन साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया था, तो हमारे पास आ जाएगा हर्शे एंड चेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है डीएनए की वो क्या होती है? यानी अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था न्यूक्लियोटाइड वाला, तो वही बात है कि डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से, कि शुगर होनी चाहिए, उसके बाद आपका जो है फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, बेसिस होने चाहिए, तो उन सब से ही तो मिलकर हमारा डीएनए होता है, बना होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है किस फेज़ में होती है सेल साइकिल के? हमें पता है सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न में मेटाफ़ेज़ होता है, सेल डिवीज़न में माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, अलग-अलग फ़ेज़ेज़ होते हैं, फिर इंटरफ़ेज़ होता है, इंटरफ़ेज़ में भी G1 गैप 1 फ़ेज़ आता है, देन एस सिंथेसिस फ़ेज़ आता है, देन G2 फ़ेज़ आता है। उसके बाद अगर हम माइटोसिस की बात करें तो उसमें प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टीलोफ़ेज़ ये सब होते हैं। तो इंटरफ़ेज़ होता है उसके भी एस फ़ेज़ के अंदर जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस होती है, तो इंटरफ़ेज़ इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए इनटू आरएनए। अभी मैंने बताया था कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से अगर प्रोटीन बनेगा तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। और अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा? रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ट्रांसक्रिप्शन। अब कौन सा एंजाइम जो होता है जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जॉइन करता है लैगिंग स्ट्रैंड में? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है। लैगिंग स्ट्रैंड वो होते हैं जो ब्रेक ब्रेक करके हमारे सिंथेसिस होते हैं, जिनमें स्ट्रैंड्स होते हैं वो शॉर्ट शॉर्ट फ्रैगमेंट्स में होते हैं। तो अगर शॉर्ट शॉर्ट फ्रैगमेंट में होंगे तो अगर कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाना है तो उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए एंजाइम आता है लाइगेज एंजाइम। अगर हम पॉलीमरेज़ थर्ड एंजाइम की बात करें तो वो रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा होता है। हेलिकेज़ का काम होता है अनवाइंडिंग करना ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज़ रिपेयर के काम में आता है। तो आंसर आ जाएगा डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट है कि कौन सा जेनेटिक जो डिसऑर्डर है वो एंजाइम की एब्सेंस में मतलब जो डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होता है, तब अगर वो ना हो तो फिर कौन सा डिसीज़ होगा? तो फिर डिसीज़ होगा ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। कई बार क्या होता है कि हमारा जब डीएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है तो उसमें इनकरेक्ट पेयर लग जाते हैं, म्यूटेशन हो जाती हैं, उसको हमें रिपेयर करना पड़ता है रेप्लिकेशन के बाद में। क्योंकि अगर वो रिपेयर नहीं होगा, अगर डीएनए रिपेयर एंजाइम नहीं होगा तो फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे। और वही कह रहे हैं कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होगा फिर? ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। आरएनए में नाइट्रोजन बेस जो है यूरासिल, वो थायमिन को रिप्लेस करता है जो कि डीएनए में मिलता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे थायमिन की जगह पे यूरासिल हो जाता है, तो ये ट्रू है। कौन सा जेनेटिक जो डिसऑर्डर है वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है? इसमें क्या होता है कि मतलब वैलिन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड के लिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन में, तो सिकल सेल एनीमिया होता है। इसमें जो शेप होती है ना वो सिकल शेप्ड बन जाती है। तो ये जो है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन मैंने अभी बताया था कि जब भी कोई सिंगल बेस की म्यूटेशन हो रही हो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड की। जेनेटिक कोड डीजनरेट होता है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास बहुत सारे कोडोन होंगे, मतलब अ, एक से ज़्यादा कोडोन होंगे और वो सेम ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हों, तो उसको हम बोलते हैं डीजनरेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि मल्टीपल कोडोन्स जब कोड करते हैं सेम अमाइनो एसिड्स को तो उनको हम बोलते हैं डीजनरेट। द रीजन ऑफ डीएनए, जहाँ पे
आरएनए पॉलीमरेज़ बाइंड करता है और इनिशिएट करता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। एक्सॉन हमारे होते हैं जो हमारे कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, इंट्रॉन होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इन्हांसर होते हैं जो इन्हांस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, तो आंसर हो जाएगा प्रमोटर। कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है वो डीएनए में नहीं मिलता है? ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूरासिल नहीं मिलता है, यूरासिल सिर्फ आरएनए में मिलेगा। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाए और जिससे कि पूरा न्यू स्ट्रैंड बने, तो वो हमारा होता है डीएनए पॉलीमरेज। लाइगेज अभी हमने बताया था कि वो मतलब ज्वाइन करेगा ओकाज़की के फ्रेगमेंट्स को। देन डीएनए पॉलीमरेज मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है जो ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को। आरएनए पॉलीमरेज हमें ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे चाहिए होता है और हेलिकेज का काम होता है अनवाइंडिंग करना। नेक्स्ट हमारा है कि स्ट्रक्चर ऑफ जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको कौन करेक्टली डिस्क्राइब करेगा? हमें पता है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है हमारा, डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स हमारा स्ट्रक्चर होगा डीएनए का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वो प्रोसेस जिससे कि डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। म्यूटेशन हमारी क्या होती है? चेंज हो जाना बेसिस में। कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है जब हमारे पास क्या होता है वो वाला एंजाइम मतलब एब्सेंट हो जो कि ब्रेक डाउन करता है फिनाइलएलनिन को, तो फिनाइल कटिन्यूरिया डिसीज जो होगा वो हो जाएगा। ये सब म्यूटेशंस में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि कौन सी फोर्स होती है जो डीएनए के स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स को स्टेबलाइज करके रखती है, तो आंसर हो जाएगा ए। इनमें जो शुगर फॉस्फेट होता है ग्रुप ये एक्सटीरियर में होते हैं, बाहर की साइड में होते हैं हेलिक्स के, तो इस तरह से जो हाइड्रोफोलिक मतलब पार्ट होता है शुगर फॉस्फेट ये स्टेबलाइज करके रखते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को। एक डीएनए रेप्लिकेशन इस तरह के डीएनए रेप्लिकेशन में जिसमें हमारे पास टू न्यूली फॉर्म्ड मॉलिक्यूल है उसमें से एक जो है न्यू वन है और एक पुराना है, एक स्ट्रैंड नया है एक स्ट्रैंड पेरेंट का है, तो वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन में ये हम बता ही चुके हैं कि कौन सा नया होगा कौन सा पुराना होगा, तो वो टाइप कौन सा होगा? सेमी कंजर्वेटिव। तो प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो किससे इन्फेक्टेड होती है? कौन से एंजाइम से? पॉलीमरेज वन से। कि लाइगेज का काम तो देखो ज्वाइन करना होता है। जो राइबोन्यूक्लियस होते हैं वो आरएनए को डिग्रेड करने के लिए होते हैं, म्यूटेशन के टाइम पे होता है, तो इन सब का रोल तो नहीं होता है रेप्लिकेशन के टाइम पे सिर्फ लाइगेज को छोड़ के, तो पॉलीमरेज वन से ही अफेक्टेड होगी। उसके बाद है कि डीएनए में जो है एंजाइम कौन सा एंजाइम जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड को ब्रेक करता है? वो हेलिकेज होता है, क्योंकि डीएनए का जो मतलब डबल स्ट्रैंड होता है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, तभी तो वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होंगे, तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल है। तो वो कौन करता है? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और अनवाइंडिंग करता है वो हेलिकेज एंजाइम आता है। टोपोआइसोमरेज का काम होता है टेंशन को रिलीव करना। पॉलीमरेज रेप्लिकेटिंग एंजाइम है और लाइगेज ज्वाइन करता है ओकाज़की फ्रेगमेंट को। देन टोटल डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक डीएनए का कितना पार्ट होता है, कितना अमाउंट होता है? तो 1 to 5% होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस को लेकर के जो कि नीट के बायोलॉजी एग्ज़ाम्स में आते हैं।